स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी। आज हम लोग को शुरू करना है क्लास 8 की बुक। क्लास 6 और 7 की बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास 8 में आज पहला चैप्टर है हमारा लोग का संसाधन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संसाधन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं इसमें 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके, 6 से 12 तक की मैंने कहा था आपको किताबें पढ़ाई जाएंगी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 2 सब्जेक्ट अभी लेकर चल रहा हूँ, दोनों साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ। ओके, और भी जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये भी आएंगे, लेकिन समय लगेगा। पहले आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे 6 से 12 तक के। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। संसाधन। संसाधन हमारा आज का टॉपिक है, ये चैप्टर 1 है। तो देखिए एनसीईआरटी की ये खूबसूरती है कि ये जो भी शुरुआत करता है वो एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करता है, ताकि आपको समझ में बेहतर ढंग से आए। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना एक लड़की का नाम है और राजू एक लड़के का नाम। तो दोनों अपने अम्मा जी का मदद कर रहे थे घर साफ करने में। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक चीज़ उपयोगी है। ओके, अब ये उपयोगी शब्द जो आ गया इसको ध्यान में रखना। ओके, मोना ने कहा, वो जो लड़की थी उसने कहा, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद, इन सभी चीज़ों को देखो, ये सब चीज़ें उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। मोना ने कहा ये कंघे, कपड़े, अनाज, कंघा, शहद, किताबें, ये सब उपयोगी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो अम्मा ने क्या कहा, ये संसाधन है। अम्मा ने क्या कहा, ये संसाधन है। यानी कौन कौन सी चीज़ें संसाधन हो गई? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद, बोतल, किताबें, ये सब क्या है? अम्मा ने कहा ये सब संसाधन है। अब संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। जब अम्मा ने कहा ये सारी चीज़ें संसाधन है, तो राजू ने प्रश्न पूछ लिया कि अम्मा बताओ संसाधन क्या होता है। अम्मा ने बताया, अब ये लाइन आपको याद रखना है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब ये परिभाषा आपको बड़े बड़े एग्जाम में काम आएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अब जैसे यहाँ पर कपड़े, भाई कपड़े पहनने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये संसाधन है। बर्तन खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, अनाज खाने के लिए, कंघा बाल को संवारने के लिए, शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए, बोतल किताबें पढ़ने के लिए, भाई बोतल पानी वगैरह पीने के लिए। तो ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं, इनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, इसलिए सब चीज़ें क्या हैं? संसाधन हैं। उसकी अम्मा ने समझाया। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप अपने अगर रूम में है, मान लीजिए अपने घर में है, तो घर के मतलब अपने चारों तरफ देखिए आप घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कुछ भी आपको दिखेगा, पंखा दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, बेड दिख रहा है, जग दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, किताब दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है ना, वो सब क्या है? संसाधन। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। ओके, मतलब स्कूल से घर पहुंचने के लिए, घर से स्कूल पहुंचने के लिए आप रिक्शा करते हैं, ऑटो करते हैं, बस करते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से, ये क्या है? संसाधन है। या फिर प्यास लगने पर आप पानी पी लेते हैं, तो पानी क्या है? संसाधन है। पंखा चलाने के लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, विद्युत क्या है? संसाधन। पंखा क्या है? संसाधन। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है? संसाधन। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। फिर यहाँ आगे कह रहा है कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी एक संसाधन है। ओके, भाई आपके पिता हैं मान लीजिए, या आपकी माता जी, आपके भाई बहन, कोई भी है, उन्होंने आपके लिए खाना बनाया तो उसमें अनाज का प्रयोग किया, उन्होंने दाल चावल, और फिर उन्होंने सब्जी का प्रयोग किया होगा, लहसुन, मिर्चा, धनिया, तो ये सब क्या है? सब संसाधन है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? अब बताइए, मैंने आपको इतना समझाया तो इनमें एक जैसा क्या मिलता है आपको?
तो उन देखिए कह रहा उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। ओके, तो एक कॉमन चीज़ कौन सी है इन सभी में? उपयोगिता। उपयोगिता। ओके, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए उसका कोई उपयोग नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए संसाधन का काम नहीं करेगी, आपके लिए मान लीजिए संसाधन नहीं है। ओके, जब तक उसमें उपयोगिता नहीं आएगी। अगर उसमें उपयोगिता का गुण नहीं है, प्रयोज्यता का गुण नहीं है, प्रयोज्यता मतलब प्रयोग करने का गुण, यानी उपयोग करने का गुण उसमें नहीं है, तो चीज़ आपके लिए संसाधन नहीं हो सकती। ओके, कोई भी चीज़ आपके लिए संसाधन तभी बनेगी जब उसमें उपयोगिता होगी या प्रयोज्यता होगी, वही चीज़ उसको संसाधन बनाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब उसके दिमाग में एक प्रश्न आया कि अम्मा बताओ, कोई भी चीज़ है तो वो संसाधन कैसे बन जाती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। ये सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मैं पहले आपको पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। ओके, उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो जब राजू ने पूछा कि अम्मा बताओ कोई भी चीज़ संसाधन कैसे बनती है, तो अम्मा ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, वो प्रत्येक चीज़ संसाधन बन जाती है जिसका कोई मूल्य होता है। मूल्य, मूल्य का मतलब महत्व। कोई चीज़ अगर महत्वपूर्ण है तो मतलब उसका मूल्य है। मूल्य का मतलब उसकी कीमत हमें मिल सकती है। और किसकी कीमत मिलती है? जिसका कोई महत्व होता है। ओके, तो अम्मा ने कहा वो प्रत्येक चीज़ संसाधन बन जाती है जिसका कोई मूल्य होता है। और उसकी माताजी ने ये भी बताया कि कुछ संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जिनका आर्थिक महत्व होता है, जैसे धातुएं। अब ये धातुएं, इनका आर्थिक मूल्य होता है। भाई इनका हम व्यापार कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं, इनसे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, आयात निर्यात करके यानी व्यापार करके, इनका आर्थिक मूल्य है। लेकिन अगर हम ले लें मनोरम दृश्य, ले लें कोई पार्क, ले लें चिड़ियाघर, ले लें उद्यान, ले लें, तो यहाँ से भी मूल्य तो प्राप्त होता है हमें, मतलब आप कह सकते हैं इनकम होती है, लेकिन हम इनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। भाई कोई चिड़ियाघर है, वहाँ पर आप जाते हैं तो टैक्स के रूप में थोड़ा बहुत देते हैं, फिर आप देख सकते हैं चिड़ियाघर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनका व्यापार कर सकते हैं, तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ओके, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम दृश्य का मतलब कोई पार्क हो गया, कोई झरना हो गया, सरकार उस पर टैक्स लेती है, लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं होता उसका। ओके, परंतु ये दोनों क्या हैं? संसाधन हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ओके, दोनों क्या हैं? संसाधन हैं। फिर आगे यहाँ पर है, ये देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको समझाने के पहले थोड़ा सा एक शब्द है, उसको मैं समझा देता हूँ। पेटेंट क्या है? देखिए शब्दावली दी हुई, इसको जरूर पढ़ा कीजिए। इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ओके, पेटेंट का मतलब होता है कोई विचार या आविष्कार है उस पर एकमात्र अधिकार। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए भाई, समय के साथ साथ कोई चीज़ संसाधन कैसे बन जाती है। देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर दादी के नुस्खों की बात की गई है। जैसे पहले जो दादी के नुस्खे होते थे या दादा के नुस्खे होते थे, इनका बहुत महत्व था। भाई पहले क्या होता था, किसी को अगर चोट लग गई, उंगली कट गई, तो मिट्टी लगा लेते थे। पेट दर्द कर रहा, बुखार है, तो कोई औषधि खिला देते थे और वो ठीक हो जाते थे। तो पहले वो जो नुस्खे थे उनका आर्थिक महत्व था। लोग थोड़ा बहुत उनको पैसा भी दे देते थे या कुछ भी दे देते थे, अनाज वगैरह, तो उनका आर्थिक महत्व था उनके नुस्खे का। लेकिन आज चूँकि दवाइयाँ बन चुकी, तमाम प्रकार के अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई, मशीनें आ गई हैं, तो अब उंगली कटता है तो कोई मिट्टी नहीं लगाता है। टिटनेस हो जाए मिट्टी लगा लें, मिट्टी इतनी दूषित हो चुकी, प्रदूषित हो चुकी है, तो अब उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य
नहीं है। ओके, आज उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है उन नुस्खों का। यानी कि समय के साथ साथ संसाधन बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। अब ये तो मैंने बताया भाई संसाधन कैसे समय के अनुसार बिगड़ गए। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि संसाधन बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए पहले मिट्टी पहले भी थी, आज भी मिट्टी है हमारे पृथ्वी पर। तो पहले मिट्टी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। मिट्टी थी लेकिन उसके बारे में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे कि मिट्टी से क्या क्या हो सकता है। तो उस समय के लिए मिट्टी संसाधन नहीं थी। मिट्टी तो थी लेकिन उसमें उनके लिए संसाधन नहीं थी। मिट्टी को एक संसाधन नहीं माना जाता था। लेकिन जब बाद में पता चला, मिट्टी धीरे धीरे मनुष्य ने अपना दिमाग मतलब विकसित किया और मिट्टी से तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाने लगी, बर्तन बनाए जाने लगे। अब तो मिट्टी बिकती भी है, मतलब 500-600 रुपये ट्राली मिट्टी मिलती है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी एक संसाधन बन गई जिसको हम मृदा संसाधन कहते हैं। शायद आगे चैप्टर होगा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले मिट्टी संसाधन नहीं थी लेकिन आवश्यकता ने, उपयोगिता ने, महत्व ने उसको संसाधन बना दिया। ओके, तो आज मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि समय के अनुसार संसाधन बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। पेटेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़, बढ़िया चीज़ दी हुई है। देखिए, समय तो है ही कि समय के अनुसार भाई चीज़ें संसाधन में परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो वस्तुओं को संसाधन बनाता है। वो कौन सी चीज़ है यहाँ पर देख लीजिए, समय और प्रौद्योगिकी। ओके, प्रौद्योगिकी का मतलब पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, तभी आपको पूरा ये जो स्ट्रक्चर है समझ में आएगा। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब कोई काम करने की कला आप कह सकते हैं, कौशल कह सकते हैं। ओके, किसी कौशल करने अथवा बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। आप किससे टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो वही चीज़ है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, यानी समय के साथ साथ और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ साथ वो चीज़ें जो पहले कभी संसाधन नहीं थी बाद में संसाधन बन सकती हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। और भाई दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, यानी समय, प्रौद्योगिकी। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। आप देखिए, अभी मैं संसाधन आपको पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ 3 प्रकार के संसाधन पढ़ाऊँगा। एक तो आपको प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन और एक मैं पढ़ाऊँगा आपको मानव संसाधन। क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन है। कैसे भाई, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है और मैंने परिभाषा में बताया कि वो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो संसाधन होता है। तो चूँकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उपयोग करता है, उसका उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। भाई एक आदमी अब अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता ना, एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, हेल्प करनी पड़ती है। तो इसलिए आदमी भी संसाधन है। यहाँ तक कि आगे देखिए, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब भाई मिट्टी पहले संसाधन नहीं था, बाद में संसाधन कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि लोगों ने विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज से ऐसा हो सका है। लोगों ने विचार किया, खोज किया, ज्ञान प्राप्त किया, फिर आविष्कार किया। तो लोगों ने अपना उसमें विचार डाला, ज्ञान डाला, आविष्कार डाला, खोज डाला, तब जाके कोई वस्तु संसाधन बनती है। ओके, मतलब अगर आदमी ना होता तो कोई चीज़ संसाधन हो ही नहीं सकती। ये जितनी भी चीज़ें संसाधन हैं ये सब आदमी के सापेक्ष हैं। ओके भाई, आदमी उपयोग करता है, जानवर तो किसी चीज़ का वैसे मिट्टी का उपयोग करेंगे नहीं ज़्यादा, उनके लिए तो आज भी वो संसाधन नहीं है। आज हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, घर बनाते हैं और बर्तन बनाते हैं, और भी मिट्टी का बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है फसलों को उगाने में। अब पहले शुरुआत में मनुष्य फसल कहाँ उगाता था? उसको आता ही नहीं था फसल कैसे उगाया जाता है, कृषि कैसे किया जाता है। तो बाद में उसको पता चला, जब उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, ज्ञान का इस्तेमाल किया, तब उसको पता चला कि मिट्टी का उपयोग हम अनाज को उपजाने में कर सकते हैं। तो उसमें मिट्टी क्या बन गई? हम उनके लिए संसाधन, यानी हमारे लोगों के लिए संसाधन बन गई। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज अथवा आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने
कि प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक आविष्कार से दूसरा आविष्कार होता है। जैसे मान लीजिए पहले आदमी आग जलाना नहीं जानता था, कच्चा मांस खा जाता था, लेकिन जब उसने आग जलाना सीख लिया, आग का आविष्कार कर लिया, तो उससे क्या हुआ, खाना पकाने की पद्धति भी उसने विकसित कर ली। मतलब अब वो खाना पका करके खाता था, मांस को जला करके पका करके खाने लगा। तो क्या हुआ, एक आविष्कार से दूसरा आविष्कार हो गया ना, यानी कि खाना पका करके खाने वाला एक आविष्कार, और इसके पहले कौन सा आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार। तो एक आविष्कार से दूसरा आविष्कार हो गया। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रहा है कि भाई जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार से परिवहन के साधन विकसित हो गए, यानी लड़िया बन गया, घोड़ा गाड़ी बन गया। तो पहिए का आविष्कार तो हुआ ही हुआ, उसके साथ ही साथ उसके बाद कौन सा आविष्कार हो गया, घोड़ा गाड़ी का, परिवहन का विकास हो गया। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, जल पहले हमारे लिए सिर्फ पीने का एक साधन था, स्रोत था, बाकी जल का कोई उपयोग नहीं था। प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आदमी को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें पानी क्या था, पीने का एक साधन था, बस हम उसे पीते थे, प्यास बुझाते थे। उस समय वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन जब हमने टेक्नोलॉजी के द्वारा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसके द्वारा हमने बिजली बनाना सीख लिया, जैसे आप नदियों पर डैम बना दिया जाता है, बड़ा बड़ा डैम बना करके पानी को रोक करके घेरनी का उपयोग करके उससे बिजली उत्पन्न करते हैं। तो अब क्या हो गया, जल हमारे लिए एक संसाधन हो गया, जिसे हम जल संसाधन कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जल अब क्या हो गया, संसाधन पहले नहीं था। जब हमने जल के द्वारा बिजली बनाने का तरीका खोज लिया, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और समय के साथ साथ वो जल अब संसाधन बन गया। तो आप समझ गए कि समय और प्रौद्योगिकी एक वस्तु को संसाधन बना देती है। फिर यहाँ पर कह रही है इसकी मम्मी, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। मतलब मैं भी एक संसाधन हूँ का मतलब क्या, मानव भी एक संसाधन है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग को पढ़नी है, ध्यान देके, वो चीज़ है संसाधनों के प्रकार। ओके, तो संसाधनों का प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिया। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया, यानी 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, यानी 3 संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ओके, आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको बताया उसने प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो देखिए, वे संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और उनमें ज़्यादा संशोधन किए बिना ही, मतलब ज़्यादा संशोधन नहीं करना पड़ता, शुद्ध नहीं करना पड़ता उनको, ज़्यादा संशोधन किए बिना ही हम उनको उपयोग में लाते हैं, तो वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो संसाधन प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाते हैं, सीधे प्राप्त हो जाते हैं, और उनमें संशोधन किए बिना या थोड़ा बहुत संशोधन करने के साथ उनको उपयोग में लाते हैं, वे सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहा आपको, जल। अब जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जल आदमी ने नहीं बनाया है, वो मानव निर्मित संसाधन नहीं है, पहले से ही निर्मित है। अब जल का उपयोग हम खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पीने के लिए, ओके, प्यास बुझाने के लिए। और भी जल का बहुत सारा उपयोग है, बिजली बनाने में, अभी मैंने आपको बताया। वायु, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं, जीवित रहने के लिए। तो वायु क्या है, एक संसाधन है। जल क्या है, एक संसाधन। नदियों झीलों का जल यहाँ पर बात। फिर मृदा और खनिज की बात करें, भाई मिट्टी, मृदा, मैंने अभी आपको बताया पहले संसाधन नहीं था, लेकिन बाद में वो संसाधन हो गया।
तो मृदा भी एक संसाधन है। मृदा का उपयोग हम क्या कैसे करते हैं? फसलों को उगाने में, कहीं कहीं कच्चे घरों को बनाने में मिट्टी का उपयोग करते हैं, खिलौने बनाने में, बर्तन बनाने में। आपने मिट्टी के दिए देखे होंगे और गगरी देखी होगी, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं मिट्टी के सुंदर सुंदर। तो इस प्रकार मिट्टी भी एक संसाधन है, यानी मृदा भी एक संसाधन है। खनिज, अब खनिज में जैसे सोना चांदी, बहुत सारे खनिज आ गए, धात्विक अधात्विक, सोना चांदी अभ्रक तांबा एल्युमिनियम, ये सब खनिज है, कोयला। ओके, तो इनका भी उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए भी प्राकृतिक संसाधन है। ये निःशुल्क है। ओके, कोई पैसा हम लोग को नहीं देना पड़ता प्रकृति को, ये सब हमें निःशुल्क प्राप्त है, उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया भाई मिट्टी पहले संसाधन नहीं था, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, कोयला टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको खदानों से निकाला, सोना चांदी को संशोधित किया, शुद्ध किया, तब जाके वो संसाधन बने, पहले ऐसे नहीं थे। तो थोड़ा बहुत हमको मेहनत करना पड़ेगा उसको शुद्ध करने में, लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, तो इस प्रकार ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। फिर यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार हैं। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन आदि का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। आप देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है। ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब नए प्राप्त हो जाते हैं हमें, मतलब एक हमने समाप्त किया, दूसरा बन के तैयार हो गया, पूरित हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है, पुनर्निर्माण हो जाता है। ऐसे संसाधन जैसे मान लीजिए हमने सौर ऊर्जा का यूज़ किया बिजली बनाने में, या पंखे को चलाने में, लाइटों को जलाने में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा ऐसा नहीं ख़त्म हो जाएगा, वो कल हमें फिर सूर्य निकलेगा, कल फिर हमें ऊर्जा देगा, तो नवीकृत हो जाता है। या फिर ऐसे ले लीजिए पवन ऊर्जा, तो ऐसा नहीं कि आज हवा चल रही कल नहीं चलेगा, आज हम पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कल भी करेंगे, फिर उसको जलाएंगे, ख़त्म करेंगे, फिर उत्पन्न करेंगे। तो ये जो संसाधन हैं ये नवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये नवीकृत होते रहते हैं, इनकी पूर्ति होती रहती है। एक बार समाप्त हो जाने के बाद इनकी पूर्ति दोबारा हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है जल, 1 मिनट, जल, मृदा और वन ये भी नवीकरणीय संसाधन है। जैसे हम वनों को नष्ट करते हैं भाई, तो वन उगते रहते हैं। मृदा, मिट्टी उतनी की उतनी ही रहेगी, जितनी पृथ्वी पर मिट्टी है उतनी की उतनी ही रहेगी। जल जितना है उतना ही रहेगा, बट फ़र्क क्या होता है कि कभी कभी हम जो मीठा जल है उसको गंदा कर देते हैं, खारे जल में बदल देते हैं, तो हमें जल की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें मीठे जल की आवश्यकता होती है, पीने के लिए हमें मीठे जल की आवश्यकता है, खारे जल की आवश्यकता नहीं। खारा जल तो बहुत है समुद्रों में, महासागरों में, पी लेंगे मर ही जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं और उसको पीने से बहुत सारे रोग हो जाएंगे, तो बिना शुद्ध किए उसको नहीं पी सकते। जल तो बहुत है एक नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अगर हम जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, मान लीजिए नहाने में 2 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी नहाएंगे, वनों को बहुत ज़्यादा काटेंगे और वन लगाएंगे नहीं, मिट्टी का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, खुदाई करके इधर से उधर ले जाने में उसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? ये जो नवीकरणीय संसाधन है ये भी इनकी कमी पड़ जाएगी अगर हम लापरवाही से इनका उपयोग करेंगे। ओके, इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब मान लीजिए हम वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वृक्ष काटते ही जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो वृक्ष खत्म ही हो जाएंगे। तो वृक्ष है तो नवीकरणीय संसाधन, मतलब जैसे हम एक वृक्ष काटें 3 लगा दें, 3 काटें 6 लगा दें, तो क्या होगा? ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी कि कभी समाप्त ही नहीं होगा, एक समाप्त होगा दूसरा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर लापरवाही से हम लोग उपयोग करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ओके,
देखिए, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल जो है असीमित है, मतलब लिमिटेशन नहीं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही चीज़ है कि मीठे जल को अगर खारे पानी में आप तब्दील कर देंगे तो फिर आप पी नहीं पाएंगे भाई, फिर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समुद्र से जल लाएंगे, उसको संशोधित करेंगे, फिर पिएंगे। ओके। और कहीं कहीं देखिए पानी की कमी हो गई धरती के नीचे, तो वहाँ पर सूखे की स्थिति हो जाती है, बड़ी समस्या है। तो ये रहा नवीकरणीय संसाधन। अब है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने से वो दोबारा नहीं आपको मिलेंगे। एक बार आपने उपयोग कर लिया, फिर वो आपको करोड़ों लाखों वर्ष बाद ही मिलेंगे, रोज़ रोज़ वो नहीं नवीकृत होंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, यानी कि अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। जबकि उसका मैंने बताया था जो ये वाला था नवीकरणीय, वो असीमित है, जल बहुत है। लेकिन ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, इनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। हजारों क्या, लाखों वर्ष आप कहिए। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है भाई। हजारों या लाखों वर्ष में पता नहीं कितने लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बहुत अधिक ये अवधि हो जाती है। ये समय जो है बहुत लंबा है। तो ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद लाखों वर्षों में बनेंगे, बहुत लंबा समय लेंगे बनने में, उनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण। अब भाई आपने पेट्रोलियम, कोयला या जो ईंधन है, प्राकृतिक गैस, इनका खूब ज़्यादा उपयोग कर लिया तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो कोयला बनने में कहा जाता है मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं। ओके। कोयला बनने की कहानी किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बना। प्राकृतिक गैस, कोयला और ये जो पेट्रोलियम, ये लगभग साथ ही साथ बने हैं। ओके, ये तीनों साथ ही साथ बने हैं, तो इनमें बहुत समय लगता है। तो ये जो संसाधन है ये लिमिटेड है भाई, इसीलिए तो कहते हैं कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें। जितना ज़्यादा हो सके हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, जल ऊर्जा का उपयोग करें। ओके। सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा भाई अनलिमिटेड है, इसकी लिमिटेशन तो है नहीं। खूब सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाओ और खूब ज़्यादा पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, जो मन कहे वो करो। कोयला बचा करके रखो भविष्य में इमरजेंसी के लिए। ओके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब जो संसाधनों का वितरण है वो समान नहीं है सब जगह, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। मान लीजिए जो चीज़ भारत में ज़्यादा पाई जाती है वो चीज़ हो सकता है अफ्रीका में ज़्यादा ना पाई जाए, जो चीज़ अमेरिका में ज़्यादा पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ कम पाई जाती हो। असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि जलवायु, ऊंचाई, भूभाग, इनका प्रभाव पड़ता है। ओके। अब यहाँ पर है संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार किसे कहते हैं भाई? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, यानी संसाधनों की उपलब्ध मात्रा क्या है? संसाधन का भंडार है। तो ये हमने बात किया प्राकृतिक संसाधनों का। ओके। दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मैंने एग्जाम्पल भी दिया। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मैंने शुरू में क्या बताया आपको कि मिट्टी भी ऐसे संसाधन नहीं था, जल भी ऐसे संसाधन नहीं था, बाद में उसको संसाधन बना दिया। तो ऐसे लोहा भी पहले संसाधन नहीं था। जो लौह अयस्क है वो संसाधन नहीं था, लेकिन बाद में जब हमने उससे लोहा बनाना सीख लिया और तमाम प्रकार के हथियार औजार बनाना सीख लिया तो लौह अयस्क क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अब आपको यहाँ पर जानना चाहिए मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं। पुल, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। सड़क, मानव निर्मित संसाधन। मशीन, वाहन। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। अब पुल का आविष्कार क्यों किया? नदियों को पार करने में। सड़कों का आविष्कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। वाहन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। मशीनों का उपयोग क्यों किया?
ताकि मनुष्यों को कम से कम काम करना पड़े और काम जल्दी हो जाए। तो ये सब मशीन, सड़क, पुल, पार्क और आप ले लीजिए जितनी भी चीज़ें मानव ने बनाई है, चाहे वो एक कलम हो, कुर्सी हो, तख्त हो, बोर्ड हो, लाइट हो, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ओके, क्योंकि इनका निर्माण मानव ने किया है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ईश्वर ने नहीं दिया हम लोग को, हमने खुद अपने दिमाग का विकास किया, प्रौद्योगिकी तब उत्पन्न हुई। ओके, तो ये प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। राजू ने कहा हाँ। जब मोना ने कहा हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, तो राजू ने कहा हाँ, सही बात कहा आपने। अब यहाँ आपसे कह रहा है कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। भाई, अगर हम किसी चीज़ का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो कैसे हमको प्रभावित कर सकता है? तो उदाहरण आप दीजिए। फिर यहाँ है कुछ करके सीखिए। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप चारों ओर देख सकते हैं। यानी आप बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, अपने घर के चारों तरफ आप ऐसे नज़र दौड़ाइए, वहाँ आप 5 ऐसी चीज़ें बताइए जिनका निर्माण मानव ने किया है। ओके, तो ये रहा मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब तीसरा मैंने आपको बताया था मानव संसाधन। ओके, क्योंकि मानव खुद एक संसाधन है। तो देखिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि लोग अधिक से अधिक और संसाधन कैसे बना सकते हैं? जब उनके पास ज्ञान होगा, लोगों के पास कौशल होगा, प्रौद्योगिकी होगा, तभी वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके और अधिक संसाधन बना सकते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्यों? क्योंकि भाई प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मनुष्य का, मनुष्य के दिमाग का। और मैंने समझा कि जिस चीज़ का उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो चीज़ संसाधन है। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब लोग संसाधन कैसे बनते हैं? कोई आदमी महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? मैंने कहा जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो संसाधन है। तो लोग महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए वो संसाधन है। अब लोग महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लोगों के पास शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है। ओके भाई, कोई शिक्षा के द्वारा टीचर बन जाता है, फिर उनका महत्व हो जाता है। कोई शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन गया, स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी हो गई, तो वो महत्वपूर्ण हो गए। जब महत्वपूर्ण हो गए तो वो लोग संसाधन हो गए। कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, मतलब एक एक चीज़ सबके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार आदमी भी एक संसाधन बन जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी कुछ भी नहीं जानता, एकदम अनपढ़, गंवार, जाहिल है, सिर्फ खा रहा है, तो संसाधन नहीं, वो धरती का बोझ है। इसीलिए कहते हैं कि आप एक संसाधन बनिए, लोगों के काम आइए, अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी डालिए कि लोग उनको आपकी ज़रूरत पड़े, आप उनके काम आए किसी तरह से। आप अपने आप को इस तरह से बनाना है। ओके, फिर यहाँ पर है अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन विकास क्या है? अधिक संसाधनों का निर्माण। भाई, संसाधन तो हमने निर्मित कर लिए, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही तो हमें अधिक संसाधनों का निर्माण करना है। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव संसाधन में विकास करना, यानी अधिक से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, बुद्धि लगाना, ज्ञान बढ़ाना, ये क्या है? मानव संसाधन विकास है। फिर आगे है संसाधन संरक्षण। हम संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं ताकि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी वो संसाधन मिल सके। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ है।
लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? मतलब उसने एक बुरा सपना देखा कि पेड़ वगैरह सब सूख चुके हैं, नदियाँ सूख चुकी हैं, खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो उसने अपनी अम्मा से पूछा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सारे संसाधन खत्म हो जाएं, जल पूरा का पूरा खत्म हो जाए? अम्मा ने कहा, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे। नवीकरणीय मतलब जल, वन, मृदा, मैंने आपको बताया था वायु, अगर इनके प्रति सतर्क नहीं रहे तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिनाई से मिलेंगे और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। और जो अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन, इनको तो समाप्त होना ही होना है, एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएंगे। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन है, अगर हम उनका लापरवाही से उपयोग करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मम्मी ने कहा, यानी अम्मा ने कहा, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? अम्मा ने कहा कि आप अपने दोस्तों से इस पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ देखिए, एक चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है, सतत पोषीय विकास। इसको सतत विकास भी कहते हैं, ओके। और ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। सतत पोषीय विकास या सतत विकास क्या है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। कोई पूछा सतत विकास क्या है? तो सतत मतलब लगातार, और विकास का मतलब विकास करना, यानी हम लोग लगातार विकास करें, वो ठीक है, लेकिन इस तरह से विकास करें कि वर्तमान में हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, यानी उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ऐसा नहीं कि कोयला हम आज ही जला करके एकदम ख़त्म कर दें, आज है तो आज हम जला लें, फिर आने वाली पीढ़ियां हैं उनको समस्या उत्पन्न हो जाए। तो ये सतत विकास नहीं है, इसको सतत विकास नहीं कहेंगे। सतत विकास तब होगा जब हम लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हुए विकास करेंगे और भविष्य के लिए भी उसको संजो कर रखेंगे, संसाधनों को, ओके, बचा करके रखेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह लिखा है, देखिए, भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी। फिर है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। मैंने आपको बता दिया सतत पोषीय विकास क्या है, ओके। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अगर हम मान लीजिए भाई संसाधनों का उपयोग कम करें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए जहाँ 4 पेड़ काटना है वहाँ 2 ही पेड़ काट के काम चला लें, जहाँ हमें 4 बाल्टी नहाना है वहाँ 2 ही बाल्टी से हम नहा लें, 1 पेड़ काटते हैं तो 3 पेड़ लगा दें, पानी को कम से कम गंदा करें, ओके। नदियों में जो है कि कचरा वगैरह फैक्ट्रियों का, कारखानों का ज़्यादा ना डालें। तो अगर ऐसा करेंगे तो संसाधन हमारा सुरक्षित रहेगा। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर आगे है, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए कुछ थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना है और अपने पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, 4-5 दोस्त हैं, ओके। फिर है, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत ही पेड़ों को काट दिया जाता है। तो मतलब भाई अब कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। आप जानते हैं कि पेपर वगैरह कागज़ के छाल से बनते हैं। कागज़ों को पहले काटा जाता है, फिर उनको मशीनों में डालकर बहुत ही मतलब पीसा जाता है, गलाया जाता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती, तो फिर कागज़ बनता है। तो इसने कहा, अगर हम कागज़ का कम से कम उपयोग करें और हमारे पास जो फालतू कागज़ हैं उसका हम थैला बना करके पड़ोस में दे दें, दूसरे की मदद कर दें, तो पेड़ों की कटाई कम से कम होगी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अकेले बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो और भी लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, तो पेड़ कटेंगे। तो इस तरह से संसाधन बचा सकते हैं भविष्य के लिए। फिर यहाँ है, मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत किससे बनती है? जल से बनती है और कोयले से। कोयले के भाप से बनती है और जल के, यानी जब
डैम बना करके नदियों पर जल को रोका जाता है तो बिजली उत्पन्न होती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना और राजू उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषीय हैं। अब इस पर आप विचार कीजिए कि हम सभी संसाधनों का प्रयोग जो कर रहे हैं क्या वो सतत पोषीय है, यानी भविष्य के लिए संरक्षित रखते हुए क्या हम विकास कर रहे हैं? पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ओके, यानी प्रदूषण वगैरह कम किया जाए। फिर ये आपका अभ्यास प्रश्न है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ कुछ और बता रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सतत पोषीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना। यानी सतत पोषीय विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो भाई हम भविष्य के लिए संसाधनों को रखें और लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वो संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, गलत उपयोग ना करें। ओके, और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जल गंदा ना करें, वनों को ना काटें। ये सब जागरूकता हम फैला करके पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं और संसाधनों का अधिकतम दोहन होने से रोक सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर संसाधन, ये कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ये संसाधन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको आप कर लीजिए। ओके, आसानी से आप इनको कर सकते हैं।